हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल की अगर हम लोग बात करेंगे तो हमने इस भौतिक भूगोल में कई सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है भू संतुलन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी। भू संतुलन का सिद्धांत। जैसा कि शब्द से पता चल रहा है कि भू यानी पृथ्वी, संतुलन यानी कि कैसे बैलेंस में रहती है, इसके हम सिद्धांत को पढ़ने की कोशिश करेंगे। और भू संतुलन के सिद्धांत में, आइसोस्टेसी में, हम ये जानेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है, अगर पृथ्वी के ऊपर अगर आप लोग देखेंगे तो कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं घाटियाँ हैं। तो ये पृथ्वी जो गोल अवस्था में है, ये गोल अवस्था में ये पृथ्वी होते हुए भी ये संतुलन में कैसे रहती है। जैसे ये अर्थ है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो जैसे कोई पहाड़ है, यहाँ पे कोई घाटी है, यहाँ कोई पठार है, कोई मैदान है, कहीं सागर है, तो ये सारी की सारी इस कलाकृतियाँ हैं वो पृथ्वी पे पाई जाती हैं। तो हमारी पृथ्वी जो गोल अवस्था में रहती है वो कैसे रहती है। तो भू संतुलन का सिद्धांत, भू संतुलन के सिद्धांत में या आइसोस्टेसी में अलग अलग भूगोल वेत्ताओं ने ये सिद्धांत दिया है। इसमें आपके जॉर्ज एयरी का सिद्धांत, इसमें प्रॉट का सिद्धांत, इसमें जॉली का सिद्धांत, कई सारे सिद्धांत दिए गए हैं। तो इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे जॉर्ज एयरी का सिद्धांत। तो जैसा कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे आइसोस्टेसी का क्या अर्थ होता है। मीनिंग ऑफ आइसोस्टेसी यानी भू संतुलन का जो अर्थ है वो क्या है। तो वही दो शब्द, आइसो यानी भू, स्टेसी यानी संतुलन। तो आइसोस्टेसी का मतलब होता है कि पृथ्वी के संतुलन रहने की अवस्था या पृथ्वी किस प्रकार से संतुलन अवस्था में रहती है, यह हम लोग भू संतुलन के अंतर्गत पढ़ते हैं। सबसे पहले आइसोस्टेसी शब्द का जो प्रयोग किया है वो प्रोफेसर डट्टन महोदय ने किया है। प्रोफेसर डट्टन महोदय ने सबसे पहले आइसोस्टेसी शब्द का प्रयोग किया है। इन्होंने ये 1889 में आइसोस्टेसी शब्द का प्रयोग किया है। हालांकि इससे पहले भू संतुलन शब्द का प्रयोग किसी अन्य भूगोल वेत्ता ने नहीं किया है, लेकिन स्पष्ट रूप से डट्टन महोदय ने भू संतुलन शब्द को दिया है। अब हम लोग बात करते हैं जॉर्ज एयरी की संकल्पना की कि इन्होंने इस सिद्धांत को क्यों दिया है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग पृथ्वी के ऊपर किसी भी भूआकृति का परीक्षण करते हैं तो उसे भौगोलिक इंस्ट्रूमेंट यानी भूगोल के उपकरण होते हैं, उन इंस्ट्रूमेंटों से सर्वे करना होता है। और सर्वे के आधार पर हम किसी भी भूआकृति की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी को ज्ञात करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि 1859 में सर जॉन एवरेस्ट, इनका नाम था सर जॉन एवरेस्ट, इन्होंने सबसे पहले त्रिकोणमिति विधि से ये जो हिमालय पर्वत है इसकी दूरी को त्रिकोणमिति विधि के द्वारा ये सर्वे करवाना चाह रहे थे। तो इन्होंने जब इसका सर्वे करवाना चाहा तो इन्होंने हिमालय पर्वत से दूर दो स्थान चुने। एक था कल्याण और दूसरा था कल्याणपुर। इस कल्याण से हिमालय की दूरी 96 किलोमीटर इधर से भी थी और कल्याणपुर से भी 96 किलोमीटर हिमालय की दूरी थी। तो जब त्रिकोणमिति से यह दूरी नापी गई किलोमीटर में तो 96 किलोमीटर बैठी। जबकि एक यंत्र और होता है जिसे हम लोग दूरी को नाप सकते हैं, उसको कहते हैं पेंडुलम। तो पेंडुलम यंत्र के द्वारा जब यहाँ कल्याण और कल्याणपुर में इस यंत्र को लगाया गया और हिमालय की दूरी को इससे देखा गया तो इसमें जो दूरी थी वो वास्तविक जो दूरी थी उस दूरी से 7 किलोमीटर कम दूरी आ रही थी। यानी जिस प्रकार कल्याण से हिमालय की दूरी या कल्याणपुर से हिमालय दूरी जब नापी गई किलोमीटर में तो वो 96 किलोमीटर थी, जबकि उस पेंडुलम यंत्र से जब इस दूरी को नापा गया तो वो इसकी जो दूरी थी वो निकल के आई थी 89 किलोमीटर। तो इन दोनों दूरियों के बीच में यानी कि जो त्रिकोणमिति स्टेशन विधि है पेंडुलम की,
और जो सामान्य किलोमीटर दूरी है जो नापने की, इन दोनों के बीच में 7 किलोमीटर का अंतर आ रहा था। इसी अंतर को समझने के लिए जॉर्ज एरी ने इस सिद्धांत को दिया कि किस प्रकार से ये हिमालय पेंडुलम जो यंत्र है उसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, और इन दोनों के बीच में 7 किलोमीटर का अंतर क्यों आ रहा है। क्योंकि पेंडुलम यंत्र से जब इसको देखा जा रहा था तो 5.236 इंच की जो दूरी है वो कम आ रही थी, जबकि वास्तविक दूरी 15.885 होनी चाहिए थी। तो इन्होंने बताया कि पृथ्वी के ऊपर जितनी भी स्थलाकृतियाँ होती हैं, चाहे वो पर्वत हों, पठार हों, मैदान हों, घाटियाँ हों, इन सब में एक निश्चित घनत्व होता है और घनत्व के आधार पर ही ये स्थलाकृतियाँ बनी होती हैं। इन्होंने जब अपने इस सिद्धांत को दिया तो इन्होंने 3 बातें इसमें मुख्य रूप से समझाने का प्रयास किया। पहला तो इन्होंने बताया कि पृथ्वी के ऊपर जितनी स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं वो घनत्व के आधार पर होती हैं। जैसे पर्वत है उसका घनत्व अलग होगा, पठार का घनत्व अलग होगा, मैदान का घनत्व अलग होगा और घाटी का घनत्व अलग होगा। तो सबसे पहला तो इन्होंने घनत्व के आधार पर इस सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया। दूसरा इन्होंने बताया कि पृथ्वी के ऊपर जितनी स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं वो एक पानी के बुलबुले की तरह होती हैं। जिस प्रकार पानी का जो बुलबुला होता है वह एक पानी के सरफेस के ऊपर हमें दिखाई देता है, वैसे ही हमें स्थलाकृतियाँ दिखाई देती हैं और उसका जो घनत्व है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। तीसरा इसने बताया कि पृथ्वी के ऊपर जितनी भी स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं उनका घनत्व अलग अलग होता है, लेकिन 100 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर इन घनत्वों में अंतर स्वतः ही आ जाता है। तो इन्होंने भू संतुलन के सिद्धांत में ये बताया कि ये जो, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे चित्र में, यहाँ पे ये पर्वत है, ये पठार है, ये मैदान है, ये घाटी है और ये नितल है, यानी समुद्र के किनारे का या नीचे का भाग है। तो इन्होंने ये बताया कि जिस प्रकार पर्वत जो सबसे ऊंचा हमें दिखाई देता है, जैसे मान चले आप माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंचा है, इस पर्वत का जो घनत्व है सबसे ज़्यादा ऊंचा होने पर इसका घनत्व सबसे कम होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए पर्वत का जो घनत्व है वो 2.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि ये हल्का है इसलिए इसकी जो जड़ें हैं वो नीचे तक हैं और इसकी ऊंचाई भी सर्वाधिक है। पठार को देखेंगे, पठार पर्वतों से नीचा होता है, लेकिन जैसे ही कोई भूआकृति नीची हो जाती है उसका घनत्व स्वतः बढ़ जाता है। तो पठार का जो घनत्व है वो 3.13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होगा। वैसे ही पठारों से निचली स्थलाकृति मैदान होती है और मैदान का जो घनत्व होता है वह पठारों की तुलना में अधिक होगा। तो मैदानों का जो घनत्व है वो 3.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होगा। वैसे ही जो घाटी होती है, घाटी का घनत्व और बढ़ जाता है। घाटी का जो घनत्व है वो 4.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होगा। जबकि महासागरों के नीचे जो नितल क्षेत्र होता है उसका घनत्व सर्वाधिक होता है, इसका घनत्व 5.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तक हो सकता है। तो इन्होंने बताया कि जो स्थलाकृति जितनी अधिक ऊंची होती है उसका घनत्व उतना ही कम होता है और जो स्थलाकृति जितनी नीची होती है उसका घनत्व उतना ही अधिक होता है। तो इन्होंने एक सेंटेंस दिया है कि ऊंचा स्तंभ कम घनत्व, यानी ऊंचा स्तंभ कम घनत्व। तो ये आप देख रहे हैं ऊंचा स्तंभ है, घनत्व उसका कम है, और नीचा स्तंभ अधिक घनत्व। तो जो नीचा स्तंभ होगा उसका घनत्व कैसा होगा? अधिक होगा। तो यहाँ हम लोग देख पाएंगे कि ऊंचा स्तंभ कम घनत्व और नीचा स्तंभ अधिक घनत्व होता है, और इनके आधार पे ही हम लोग पृथ्वी की ऊपर जो भू आकृतियाँ होती हैं उसका समझने का प्रयास करते हैं। जॉर्ज एरी ने इसी सिद्धांत को समझाने के लिए इन्होंने एक टब लिया और टब के अंदर पारा डाला और उस पारे में लकड़ी का टुकड़ा, एल्युमिनियम का टुकड़ा, तांबे का टुकड़ा और चांदी के टुकड़े को रखा। तो इनका कहने का मतलब ये था कि जो लकड़ी का टुकड़ा होता है वह लकड़ी का जो टुकड़ा होता है वह हल्का होता है, इसलिए वो सबसे ऊंचा रहता है। एल्युमिनियम का जो टुकड़ा होता है वह टुकड़ा लकड़ी की तुलना भारी होता है, इसलिए वो नीचे दस जाता है।
ऐसे ही तांबे का टुकड़ा एल्यूमिनियम के टुकड़े की तुलना में भारी होता है, घनत्व ज़्यादा होता है, तो उससे भी नीचा होता है। जबकि चांदी का जो टुकड़ा होता है वो सबसे भारी होता है, इसीलिए क्या होता है, वो नीचे की ओर धंस जाता है। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि पृथ्वी के ऊपर जितनी स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं वह उतनी ही अंदर नीचे होती हैं, क्योंकि वो हल्की होती हैं। इन्होंने यहाँ तक कहा कि कोई भी स्थलाकृति जब हम लोग देखते हैं तो उसका एक भाग ऊपर होता है और उसके 9 भाग नीचे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर माउंट एवरेस्ट की अगर हम लोग ऊंचाई 8,850 माने तो इसका 9 गुना जो भाग है वो पृथ्वी के भूगर्भ में होगा। तो उन्होंने कहा कि अगर 8,850 मीटर अगर एवरेस्ट ऊपर है तो लगभग 79,000 मीटर के लगभग वो पृथ्वी के भूगर्भ में होगा। ऐसे ही पठार, मैदान, घाटी होते हैं, उनका एक भाग ऊपर होता है और उसके 9 भाग कहाँ होते हैं, पृथ्वी के भूगर्भ में होते हैं। उन्होंने उदाहरण के लिए एक लकड़ी की नाव को बताया है कि जिस प्रकार जब नाव पानी में बहती है तो उसका एक भाग केवल पानी के ऊपर हमें दिखाई देता है, जबकि उसके 9 भाग कहाँ होते हैं, पानी के अंदर हमें दिखाई देते हैं। ऐसे इन्होंने बर्फ़ के टुकड़े का उदाहरण लिया कि जिस प्रकार बर्फ़ का एक भाग ऊपर दिखाई देता है तो उसके 9 भाग कहाँ होते हैं, नीचे हमें दिखाई देते हैं। तो इन्होंने इस पूरे सिद्धांत में यह समझाने का प्रयास किया है कि पृथ्वी के ऊपर जितनी स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, चाहे वो पर्वत हों, पठार हों, मैदान हों, घाटी हों, चाहे वो समुद्र के तल हों, उन सब का घनत्व है वो अलग अलग होता है। इसके आधार पर हम लोग ये देखने का प्रयास करते हैं कि पृथ्वी की जो स्थलाकृतियाँ हैं उनके घनत्व अलग अलग प्रकार से रहते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर ही, और ये जॉर्ज एयरी का जो सिद्धांत है इसी के सेम आधार पर प्रोट ने सिद्धांत दिया है। प्रोट का बस इतना अंतर होता है, प्रोट ने ये कहा है कि ये जो नीचे की जो लाइन होती है ये एक, इसको हम लोग जो बॉटम कहते हैं, ये एक निश्चित होती है, ये 100 किलोमीटर की गहराई पर एक निश्चित लाइन होती है और इस लाइन के ऊपर सारी स्थलाकृतियाँ हैं वो समान रूप से टिकी हुई हैं। तो वो हम लोग कल पढ़ेंगे, और आज हम लोग इसको हम लोगों ने देखा जॉर्ज एयरी के सिद्धांत को, जो कि भू संतुलन के सिद्धांत से संबंधित है। थैंक यू।